अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ड्रोन के प्रयोग से किसानों की घटेगी लागत, बढ़ेगा उत्पादन। प्याज की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम। किसान खेती बाड़ी के दौरान फसल बुआई से लेकर खड़ी फसलों की देखरेख तक तमाम तरह की परेशानियों का सामना करता है। कई बार तो किसान खड़ी फसलों पर खाद और अन्य कीटनाशकों का छिड़काव समय से पूरा फसल पर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब किसान ड्रोन तकनीक की मदद से खेत में खड़ी फसलों पर यूरिया और अन्य कीटनाशकों का छिड़काव बेहद आसानी से कम समय में पूरी फसल पर कर सकते हैं। जी हाँ, कृषि यंत्रों की श्रृंखला में अब ड्रोन को भी शामिल कर लिया गया है। तो इस यंत्र से किसानों को क्या फायदे हैं और इसका प्रयोग कैसे करना है, चलिए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले जिला दरभंगा की कृषि इंजीनियर अंजलि सुधाकर से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के जो कृषि में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो नई तकनीकें आ रही हैं, उनमें ड्रोन का एक बहुत ही उपयोगी काम है। बहुत ही इसके अनेक क्षेत्र में काम है कृषि में। जैसे कृषि में आते हैं काम, इसमें हॉर्टिकल्चर में काम आते हैं, एवं जो आपका एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज में काम आते हैं, फॉरेस्ट्री में, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ड्रोन एक आधुनिक मशीन है जो कि मानव के बिना उड़ान भर सकती है। इस मशीन को उड़ाने के लिए या निर्देशित करने के लिए रिमोट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे किसान या युवक प्रशिक्षण लेकर आसानी से चला सकते हैं। दुनिया भर में कृषि कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। भारत में भी सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, ताकि बेहतर उपज के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो। कृषि ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है, जिसके इस्तेमाल से किसानों को काफी मदद मिल सकती है। बात करते हैं अगर हम कृषि की, तो कृषि में ड्रोन का जो सबसे पहला उपयोग का हम बताऊं तो इसका इस्तेमाल होता है कि जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में अगर क्षेत्र अनडिलेटेड है, मतलब ऊपर नीचे है, मिट्टी किस तरीके की है, अन्यथा उसके वहाँ की ऊंची ज़मीन है, निचली ज़मीन है, इन सब चीज़ों का आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं ड्रोन के द्वारा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप वहाँ पे किस तरीके का एग्रीकल्चर अपनाना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर पैटर्न अपनाना चाह रहे हैं, उसमें आपको सहयोग होता है कि आप वहाँ पे कौन सी फसल लगाएंगे जो वहाँ की मिट्टी के लिए सही हो, वहाँ के किसानों को फ़ायदा दे। तो ड्रोन में जो कैमरे लगे होते हैं, ड्रोन कैमरा की सहयोग से आप वहाँ पे जो पौधों का निरीक्षण कर सकते हैं। पौधों के निरीक्षण में कई सारे पहलू आते हैं, जैसे कि उसमें कौन सा खरपतवार निकला हो, साथ ही उसमें जो हमारे पेड़ों में जो पौधों में आते हैं बीमारियों का दिक्कत,
तो उन कैमरों के द्वारा हम उनमें ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि इनमें कौन से रोग लगे हुए हैं, कौन से कीड़े लगे हुए हैं। इनसे आपको ये पता चलता है कि अगर आपको कौन सी दवा देनी है। तो जब खेत बहुत बड़े होते हैं तो इनमें मैनेजमेंट जो कहते हैं हम, वो बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाता है। कृषि ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है, जिसके इस्तेमाल से किसानों को काफी मदद मिल सकती है। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ मिनटों में कीटनाशक, खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी, बल्कि समय की भी बचत होगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में मजदूरों की समस्या रहती है, वह ड्रोन उनकी कमी को काफी कम खर्चे में दूर कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकेगा। उसके बाद इसमें अगर आपके फल निकले हुए हैं पौधों में, तो उसमें आप फल का भी ये देख सकते हैं कि फल की परिपक्वता हो चुकी है कि नहीं, इसमें फल की राइपनिंग सही से हुई है या नहीं है। उस हिसाब से आप उसकी जो है हार्वेस्टिंग की प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें इससे कब जो है कटाई करनी है, कब फलों की तुड़ाई करनी है। तो इन सब चीज़ों का आपको इस्तेमाल आप ड्रोन के द्वारा कर सकते हैं। ये भी काम आता है, इसमें जो थर्मल सेंसर लगे होते हैं, इससे आप ये पहचान कर सकते हैं कि आपके जो खेतों में गाय, भैंस, बकरियां जो चर रही हैं वो कहाँ पे हैं। तो आपको ये ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो इससे हमारे जो भी कृषि में जो मैनेजमेंट के जो कार्य होते हैं, उनमें आपको बहुत ही आसानी महसूस होती है। ड्रोन कई प्रकार के सेंसर से लैस होता है। इसके लिए इसका खेती-बाड़ी क्षेत्र में इस्तेमाल करने से कई फायदे हैं। जैसे यदि बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी में मदद मिल सकती है। उन क्षेत्रों में पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क है। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल सकती है। ड्रोन सर्वेक्षण से फसलों की जल ग्रहण क्षमता, जल रिसाव, फसलों में कीट और बीमारियों का प्रकोप, फसलों का डाटा रखने में सहायता, मृदा विश्लेषण सहित कई कार्यों में सहायता मिलती है। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर बीज रोपण के पैटर्न, पूरे क्षेत्र की मिट्टी का विश्लेषण, सिंचाई और नाइट्रोजन स्तर के प्रबंधन के लिए उपयोगी डाटा को हासिल करने में मदद कर सकता है। और सटीक 3D मैपिंग से किसान अपने खेत की मिट्टी की स्थिति का अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे किसान भाइयों के लिए ड्रोन जो है आज की परिवेश में एक रोजगार का भी जरिया है। अगर आप ड्रोन की ट्रेनिंग कर लें तो ड्रोन के द्वारा आप ट्रेनिंग करके एक लाइसेंस भी दी जाती है। जो ड्रोन जो सही से चलाते हैं उनके लिए ड्रोन का लाइसेंस दिया जाता है, तो वो एक उनके लिए एक रोजगार का जरिया बन सकता है। तो अगर बात करें हमारे अभी जो आने वाले जो फ्यूचर में जो हमारे एग्रीकल्चर में जो नए नए तकनीकें आ रही हैं, उनमें ड्रोन एक बहुत ही उपयोगी यंत्र है और इसका इस्तेमाल करके जो किसान बंधु हैं वो बहुत ही फायदा पा सकते हैं। किसान ड्रोन को किसान ड्रोन कार्यक्रम के तहत कृषि समूह बनाकर आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए किसानों को भारत सरकार की DGCA संस्था से 7 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा। इसमें किसानों को ड्रोन को सुचारू रूप से चलाने की सारी तकनीकियां, नियमों और सावधानियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका कोर्स कर किसान आसानी से ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि ड्रोन का हमने काफ़ी उपयोग देखा, लेकिन ड्रोन में ये समस्या आती है कि इसके अधिक दाम की वजह से किसान इसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है ड्रोन के उपयोग में। इसके लिए जो सरकार है वो ड्रोन के इस्तेमाल के लिए कई तरीके की सब्सिडी दे रही है, जिससे किसान इसका फ़ायदा उठा सकें। कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को जो है वो सरकार जो है वो ड्रोन प्रोवाइड करवा रही है, ताकि वो किसानों के बीच डिमॉन्स्ट्रेशन कर सके और उनको ये ड्रोन तकनीक उनके द्वारा जो है किसानों तक पहुंच सके। एवं जो हमारे आजकल FPO की हम बात कर रहे हैं, जिसको किसान उत्पादक संगठन बोलते हैं, तो FPO के द्वारा भी ड्रोन को लिया जा सकता है, जिसमें भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, जो कि SMAM जो है योजना के तहत किसान वहां से खरीद सकते हैं। ड्रोन का उपयोग करते समय आपको भारत सरकार से अधिकृत संस्था DGCA नियमों के बारे में जानना जरूरी है। इसके लिए आप DGCA के नियमों के प्रोटोकॉल को अवश्य पढ़ें और ड्रोन चलाते समय कुछ बातें जैसे मशीन का उपयोग तेज हवा चलने के दौरान नहीं करें। प्रशिक्षित युवा ही ड्रोन को चलाएं। ड्रोन का उपयोग DGCA के नियमों के अनुसार ही करें। ड्रोन को उड़ाते समय उसकी गति 8 मीटर प्रति सेकंड और जमीन से ऊंचाई लगभग 1 से 3 मीटर रखें। दवा का प्रयोग सही मात्रा में करें और उपयोग करने से पहले सभी यंत्रों जैसे नोजल, सेंसर आदि की जांच जरूर करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्याज मसाले की खास फसल है। अभी इसकी फसल बढ़वार की अवस्था में है और इसी समय फसल में कई रोगों का प्रकोप होता है जो कि फसल की बढ़वार बाधित करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि फसल की पैदावार और क्वालिटी दोनों ही कम हो जाती है। अगर किसान सही समय पर रोगों की रोकथाम कर ले तो इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर RN गुप्ता से। जैसा कि जानते हैं कि प्याज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खरीफ फसल है जो कि हमारे क्षेत्रों में काफ़ी इसको उगाया जाता है। लेकिन साथ साथ इसमें जो है ये जो मौसम होता है खरीफ के समय, इसमें बीमारियां का प्रकोप जो है काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसको सही ढंग से देखभाल करना ज़रूरी होता है। खासकर जो ये खरीफ के मौसम है इसमें बहुत तरह के फफूंद जनित रोग लगते हैं। इसमें प्रमुख रोगों में से एक रोग है डैम्पिंग ऑफ, जिसको आर्द्र गलन रोग बोलते हैं। यह एक फफूंद जनित रोग है। ये बहुत सारे फफूंद से मिलकर इस रोग के प्रभाव डालते हैं। इसमें खासकर पिथियम स्पेसीज, राइजेक्टोनिया सोलेनाई, अस्क्लेरोसियन ब्लसाई इत्यादि बहुत सारे फंगस के द्वारा ये रोग फैलते हैं। ये मुख्यतः जो है ये नर्सरी का बीमारी है। जब पौधे नर्सरी की अवस्था में होते हैं उसी समय इसका प्रकोप काफ़ी पाया जाता है। इस रोग के जो लक्षण होते हैं, इसमें जो कॉलर रीजन होता है जहाँ पे तना और जड़ मिलते हैं उस जगह पे रॉटिंग होती है, मतलब सड़ना शुरू होता है और कालांतर में पत्तियाँ पीली हो जाती है और पौधे कोलैप्स कर जाते हैं, गिर जाते हैं और पौधे अंततः मर जाते हैं। तो इस तरह से हम इस रोग को पहचान कर लेते हैं। जहाँ तक रही इसकी प्रबंधन की बात, तो प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले हमको सीड ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि ये बीज के द्वारा फैलते हैं। तो बीज उपचार करने के लिए मेटाइलेक्जिल या कैप्टान नामक दवा आती है, उसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको उपचारित करके लगाना है। दूसरा, जब भी बीमारी जब लगती है तो एक बात का ख्याल रखना है कि खेतों में बहुत ज़्यादा नमी न बना रहे, इसलिए हमेशा ड्रेंचिंग करना है, पानी का निकास कर देना है। उन खेतों में जहाँ पे ये बीमारी की समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पे सॉइल का ड्रेंचिंग करते हैं। खासकर फंजीसाइड जो है मेटाइलेक्जिल 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की दवा जो होता है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम उसको ड्रेंचिंग कर देते हैं सॉइल का। तो इससे इस बीमारी के प्रकोप को कम किया जा सकता है। प्याज का श्याम वर्ण यानी काला धब्बा रोग के प्रारंभ में पत्तियों के बाहरी भाग पर जमीन से लगने वाले भाग में राख के रंग के चकत्ते बन जाते हैं जो बाद में बढ़ जाते हैं तथा संपूर्ण पत्तियों पर काले रंग के उभार दिखने लगते हैं। ये उभार गोलाकार होते हैं। इससे प्रभावित पत्तियां मुरझाकर मुड़ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मैकोजेब 2.5 प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था रखें। साथ ही फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। और रही बात दूसरी बीमारी जो प्रमुख है वो पर्पल ब्लॉच बीमारी बोलते हैं, जिसको बैगनी धब्बा रोग बोलते हैं। ये अल्टरनेरिया पुराई नामक फफूंद के द्वारा होता है। इस रोग के जो लक्षण हैं पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं और कालांतर में जब इसमें फूल बनते हैं तो फूल के डंठल पर भी इसके प्रकोप को देखा गया है। तो पत्तियों पर सबसे पहले सफ़ेद रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं। कालांतर में ये धब्बे बड़े हो जाते हैं और इन धब्बों के बीच में एक सर्कुलर रिंग बन जाता है, गोलाकार रिंग बन जाता है जो कि बैगनी कलर का होता है। और ये बैगनी कलर होने के कारण ही इसका नाम पर्पल ब्लॉच रखा गया है, बैगनी धब्बा रोग बोलते हैं। कालांतर में ये धब्बे जो है आपस में मिलके बड़े धब्बे बनते हैं और गर्डिल करके वहाँ से पौधे ड्रूप कर जाते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं। इस तरह से इस रोग को लक्षण को हम पहचान सकते हैं। धीरे धीरे पूरे पत्तियों में फैल जाते हैं। ऊपर की पत्तियों में इसका प्रकोप देखा गया है। जहाँ तक रही इस रोग को प्रबंधन की बात, तो इस रोग को प्रबंधन करने के लिए आपको
कुछ फंजीसाइड है जो कि इसमें कारगर है। इसमें जो है क्लोरोथेलोनिल नामक एक दवा आती है जिसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, फिर मैनकोजेम 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको छिड़काव कर देना है। और ज़रूरत पड़ने के बाद फोर्टनाइटली 15 दिन के अंतराल पर दूसरी दवा का छिड़काव कर देना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण रोग लगते हैं वो अस्टमफेलियम ब्लाइट लगते हैं, जिसको अंगमारी रोग बोलते हैं। ये अस्टमफेलियम वेसिकेरियम नामक फंगस के द्वारा होता है। इस रोग के जो लक्षण होते हैं, ये पत्तियों पर छोटे छोटे धारियाँ बनती है, पीले और नारंगी रंग की धारियाँ बनती है। कालांतर में ये धारियाँ बड़ी हो जाती है और इसके जो किनारे होते हैं वो पिंकिश कलर के हो जाते हैं, गुलाबी कलर के हो जाते हैं, पीली रंग की धारियाँ, और इसके जो बाहरी आवरण होते हैं धारियाँ का वो गुलाबी कलर के हो जाते हैं। इसलिए इस रोग को हम पहचान सकते हैं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। वैसे जितना हो सके खरपतवार नाशी के बजाय हाथों से निराई गुड़ाई ही करें, क्योंकि इससे मिट्टी में वायु संचार भी बढ़ता है और उपज भी बढ़ती है। रुपाई के बाद डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर मात्रा या फॉस्फामेडियन 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर में मिलाकर 2 से 3 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। तो जहाँ तक रही इसकी प्रबंधन की बात, तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी इस तरह का बीमारियाँ आती है, अगर बहुत ज़्यादा आती है तो हाँ क्रॉप रोटेशन लेना चाहिए। अगर उस समय अगर बीमारियाँ लगी हुई है तो आपको वही दवा जिसने मैंने बताया, इसमें जो है मैनकोजेम 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देने पर, ज़रूरत पड़ने पर जो है 15 दिनों के अंतराल पर दूसरी दवा का छिड़काव कर देना है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश के जिन किसानों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं, अभी उनके बागों में कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत है, जैसे सिंचाई प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन के साथ बागों में कुछ कीट रोगों का प्रकोप भी होता है, जिनका बागवान भाई समय से नियंत्रण नहीं कर पाते, जिस कारण फसल को काफी क्षति होती है। तो इन सभी कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। नींबू की जो नए या पुराने बागान है उसका प्रबंधन की विशेष जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर आप नींबू का बागान लगाए हैं या लगाना चाहते हैं तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। यह बहुवर्षीय बागवानी फसल है। अच्छी उपज लेने के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक देना चाहिए, जिससे पौधे का विकास अच्छी तरह से हो और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त हो। पौधे को प्रथम वर्ष 10 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खाद का भी प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व वर्ष में एक बार पौधों को देना चाहिए। घुलनशील उर्वरकों के छिड़काव से पैदावार काफी अच्छी मिलती है। पोषक तत्व का जो खुराक देना है पौधे के साइज के हिसाब से अलग अलग होता है, उसके हिसाब से आप उसको देते जाएंगे। छोटे पौधे में 50 ग्राम एनपीके देंगे, और बड़े हैं तो 100 ग्राम देंगे, और बड़े हैं 150 ग्राम, यानी ये देखते जाएंगे। आपको ये विवेक से काम लेना होगा कि पहला साल का पौधा है तो 25 ग्राम भी देना पड़ सकता है, 1 साल पुराना है तो 50 ग्राम एनपीके बाजार में ग्रेड उपलब्ध है, उसको आप देंगे। जब पौधे बड़े हैं तो 200 ग्राम तक प्रति प्लांट आप दे सकते हैं। साथ ही साथ चूना
जो लाइम है या डोलोमाइट है उसका भी आपको प्रयोग करना होगा, जो कि आप ऊपरी ज़मीन पे जहाँ इसको लगाए हैं वहाँ पे अम्लीय मिट्टी है तो थोड़ा नुकसान होता है। तो आपको 50 ग्राम से लेके 150-200 ग्राम तक पौधे के साइज के हिसाब का आपको चूना को भी उसके थाले में जड़ के पास आपको मिलाना होगा। फिर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आपको देनी होगी, तब तंदुरुस्त पौधा आएगा। खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। बाग में बरसात का पानी का रुकाव न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाग को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए पौधों के आसपास 1 मीटर तक खुदाई कर थाला बनाएं और पौधों के मुख्य तने को बोर्डो मिश्रण से पुताई कर दें। बाग में कैंकर, श्यामवर्ण, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग लगते हैं। अक्टूबर के महीने में बरसात के बाद सफाई कर दिए, कटाई छटाई कर दिए, उसके बाद ब्लू कॉपर और चूना का आप एक लेप कर दें। छोटे पौधे हैं तो 1 फीट, बड़े पौधे हैं तो 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई तक उसके तने पे लेप कर दें और ब्लू कॉपर का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पूरे पौधे में छिड़काव भी कर दें। एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड चाहे क्यूराक्रोन या इमिडाक्लोपिड का आप छिड़काव कर सकते हैं और जो भी आपको पोषक तत्व देना है वो उस समय आप दे दें और सिंचाई के लिए आप थाले बना दें या ड्रिप लगाए हैं तो ड्रिप को चालू कर दें। इस प्रकार सिट्रस सैला, नींबू की तितली, लीफ माइनर, सफेद मक्खी, छाल खाने वाले कीट, थ्रिप्स, मिलीबग जैसे कीट भी प्रभावित करते हैं। तितली के गीडार नई पत्तियों को काट कर खा जाते हैं, जबकि सैला पत्तियों के रस चूस कर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कीड़ों को चुनकर मारें और पौधों पर मोनोक्रोटोफास दवा छिड़काव करें। तो ये ध्यान रखेंगे 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई तक हम ऐसे शुरू से ही पहले साल से ही ऐसे कटाई छटाई करते रहें कि एक मजबूत तना को छोड़े 2-2.5 फीट की ऊंचाई के बाद 3 अलग दिशा में 3 तना जाएगा। और जब भी आप कटाई छटाई इसका करें तो बाजार में ब्लू कॉपर नाम की एक बहुत अच्छी दवा उपलब्ध है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको पूरे में छिड़काव कर दें। मोटे टहनियों को काटे हैं तो उसमें इस ब्लू कॉपर का लेप लगा दें घोल बना के, छोटे बरस लेके। ये काम आप करते रहे। खासकर इसमें सिट्रस बटरफ्लाई करके एक आता है तो इस कीड़े का बड़े बड़े पिल्लू होते हैं, शुरू में हल्के हरे रंग के होते हैं, धीरे धीरे डार में गहरे हरे रंग होते हुए ब्राउन बड़े होते चले जाते हैं और ये पूरे के पूरे पत्ते को खाने लगते हैं। तो इन कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोपिड नाम की दवा, उसका 1 ml प्रति लीटर, या एक क्यूराक्रोन नाम की प्रोफेनोफॉस नाम की एक दवा जो क्यूराक्रोन नाम या अन्य नामों से उपलब्ध है, उसका 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से जब भी कीड़े सीजन हो, जैसे बरसात में एक बार कर दें, अक्टूबर में एक बार कर दें, फिर नए पत्ते जब निकले फरवरी मार्च में उस बार एक बार छिड़काव कर दे तो आपके सुरक्षित रहेंगे। पुराना बागान है, नींबू के फल में या पत्ते में भूरे भूरे रंग के चकते चकते से धब्बे दिखाई देते हैं। बहुत लोग अगर आप दुकानों में जाएंगे खरीदने तो कहेगा कि नहीं ये कांटे का दाग है, हवा चलता है ना कांटा, लेकिन वो कांटे का दाग नहीं है, वो सिट्रस कैंकर नाम का एक रोग है जो जीवाणु से होता है। हालांकि इससे आप एग्रीमाइसिन या इस तरह के टेट्रासाइक्लिन नाम की दवा है, 500 ppm का घोल बना के छिड़काव करेंगे तो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उससे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर ये दवा आपको नहीं मिल पा रही है तो ये ब्लू कॉपर का 2 ग्राम प्रति लीटर से भी 2-3 छिड़काव करेंगे तो ये सिट्रस कैंकर कंट्रोल हो जाएगा। और अगर 10 से 12 साल 15 साल का अगर नींबू का पौधा है तो आप ये जान लीजिए कि प्रति पौधा 5000 तक फल आ सकता है और आप 2000 से 5000 तक फल आएगा। वो अलग कैसा आपका प्रबंधन है, कितना अच्छा आपका कैनोपी मैनेजमेंट है, इस पर निर्भर करता है। सर सफाई का विशेष ध्यान रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव हुमता, जिला रांची से कमलेश महतो ने। आप मुर्गी की झारसीम नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमलेश जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे भारत देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन का बहुत ही एक अन्योन्य संबंध रहा है। पशुपालन के चाहे क्षेत्र में चाहे मुर्गी पालन हो, गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी हो, तो उसी क्रम में झारखंड में ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक बहुत ही अच्छी किस्म विकसित की गई है जिसका नाम है झारसीम।
झारसिम ऐसे नाम से भी लगता है, ये दो यहाँ के लोकल नेम में दो का नाम जुड़ा हुआ है वहाँ पर, झार और सिम। एक्चुअली झार टर्म जो है वो झारखंड से है और सिम मतलब यहाँ के लोकल जो मुंडारी लैंग्वेज में सिम मतलब मुर्गी को कहा जाता है। इस कारण झारखंड के मुर्गी के नाम पे ऐसे कहें तो झारसिम नाम रखा गया है। पर ये डुअल पर्पस बर्ड के लिए, कहने का मतलब जो किसान भाई अंडा और मांस दोनों के लिए मुर्गियों का किस्म अगर कोई पालना चाहते हैं तो उसमें झारसिम क्या किस्म भी एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली किस्म है। रांची में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने देसी मुर्गा और मुर्गी की नई प्रजाति झारसिम विकसित की है। ये मुर्गियां सामान्य देसी मुर्गियों की तुलना में 4 गुना तेजी से विकसित होती हैं और देसी मुर्गियों की तुलना में 1 साल में 2.5 गुना से अधिक अंडे देती हैं। इनके अंडे सामान्य देसी मुर्गी के अंडे से लगभग दोगुने वजन के होते हैं। ये 1 साल में 120 से 150 तक अंडे देती है, जबकि आमतौर पर देसी मुर्गियां सालाना 60 अंडे देती हैं। इनके जो मांस वृद्धि दर भी देखें तो डुअल पर्पस में बाकी जो भारत के अन्य जगहों से विकसित की हुई प्रजातियां हैं उनसे ये कहीं पर भी कम नहीं होते हैं। ये 3 से 4 महीने में इनके जो शरीर वजन है ये 1200 से 1500 ग्राम तक अचीव कर लेते हैं और पक्षियों में जो रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक से अधिक है उसको अब लाभ भी आपको मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।